बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इस वक्त शदीद रडार के ऊपर हैं और उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस है वो भी मौजूद है और उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ मुस्लिम लीग नून के हामी जज साहिबान हैं उनकी जानिब से टारगेट किया जा रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा साहब भी इसके अंदर बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। जो रेफरेंस दायर किया गया वो है क्या और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का कसूर क्या है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनकी हकीकत क्या है और उनका जो मौक़िफ़ है और जो उन्होंने जो एतराज़ात दायर किए हैं या फिर जो एतराज़ लगाए हैं उसके बाद जस्टिस काजी फायज़ी साहब और उनके जो हामी कुछ जज साहिबान हैं वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। मैंने एक नोट और कुछ पॉइंट्स बनाए हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरीके से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है वो बदनीति के ऊपर मबनी है और उसकी हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्यों उनके अंदर जो है वो हकीकत भी नहीं है और दूसरा उसके जो मकसद जो है वो ये नहीं है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि उन्होंने आइन और कानून के साथ खड़े हुए और आम इंतखाबात की उन्होंने जो बात की है उसकी वजह से उनको सज़ा देने की ये कोशिशें की जा रही हैं और जो हकायक हैं वो आपके सामने जो रखेंगे कि किस तरीके से एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत जस्टिस नकवी साहब को जो है वो काजी ग्रुप की जानिब से उनको टारगेट किया जा रहा है। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहब हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शो का नोटिस जारी किया गया और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने 19 जो दीगर जजेस हैं, ज़ाहिर है कुछ हाई कोर्ट्स के या फिर दीगर अदालतों के हैं, उनके खिलाफ भी जो शिकायत थी सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के अलावा बाकी सब के खिलाफ जो शिकायत हैं उनको खारिज कर दिया और सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसको स्पेशल ट्रीट किया गया। नून लीग के कुछ जजेस हैं या उनकी बार से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो कुछ वकला हजरात हैं उनकी तरफ से 10 शिकायत आई और ये 10 की 10 जो शिकायत हैं आप ऐसे समझ लें कि ये फ़ोटो कापी हैं, एक आध के अलावा बाकी जो सारे इल्ज़ामात हैं उनमें सेम लगाए गए हैं। पहला इल्ज़ाम की तरफ हम आते हैं। उनके ऊपर पहला इल्ज़ाम ये है जो कि ऑडियो लीक हुई थी जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और उस वक्त के जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से जो टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो तहरीक इंसाफ से या फिर परवेज़ इलाही के साथ थे और उनकी जो ऑडियो है वो लीक की गई। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं बता देता हूँ ताकि ये जो इल्ज़ाम है इसकी हकीकत भी आप तक पहुंच सके। हुआ यूं कि कुछ अरसा पहले जब चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर थे तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी सफ़र कर रहे थे अपने जो है वो पोते के साथ। तो वहाँ पर क्योंकि जज साहिबान हैं, जजेस की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको ब्लैक शीशे लगाए जाते हैं, काले शीशे लगाए जाते हैं। उसकी वजह से जो ट्रैफिक वार्डन है वो उनको रोक लेता है और इस दौरान कुछ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया जाता है जिसकी शिकायत जो है वो उस वक्त के आला अफसरान और जो दीगर मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब परवेज़ इलाही हैं उन तक पहुंचती है। तो जो परवेज़ इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो फिर जज साहब से बात करते हैं और फिर उनकी जानिब से बाद में ट्रैफिक वार्डन समेत जो दीगर अफसरान हैं वो घर पे आकर जो है वो उनसे माज़रत करते हैं और इस दौरान उनकी जानिब से ये कहा जा रहा होता है कि जो वार्डन है हम इनको सज़ा देते हैं। तो जज साहिबान ने कहा कि नहीं, इसको दरगुजर करें। फिर उसके बाद जब ये बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब तक पहुंचती है तो चौधरी परवेज़ इलाही फ़ोन पर जब वो मुखातिब होते हैं तो वो परवेज़ इलाही जो हैं वो जज साहब से माज़रत करते हैं और ख़ुद घर आकर माज़रत करने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। इसके बाद वो शायद रख रखाव और ख़ानदानी मामलात की वजह से फिर वो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो घर पेश होते हैं जज साहब के और वहाँ पर माज़रत करते हैं। अब ये एक जो है वो ऑडियो लीक से मुतालिक जो टोटल शिकायत है उसकी ये एक स्टोरी है। लेकिन
ऑडियो लीक करने का जो मकसद है वो भी आप थोड़ा सा समझ लें। एक तो ये जहन में रखिएगा कि ये वाकया जो है वो सितंबर 2022 का है, जो जज साहब और वार्डन के दरमियान होता है और बाद में ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 17 फरवरी 2023 को ये ऑडियो लीक आती है, और ये ऑडियो लीक उस वक्त आती है जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन के ऊपर जो मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, इन्होंने CCPO लाहौर तबादला केस के अंदर एक नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदियार, उनको लिखते हैं कि क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलीज हैं वो डिसॉल्व हो चुकी हैं, और लेकिन आइन ये कहता है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, और इसके ऊपर आज खुद नोटिस जो है वो लिया जाए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें और आप खुद फैसला कर लें कि वो जज साहिबान जिन्होंने आइन और कानून की पासदारी रखी और आइन की और कानून की अमलदारी की बात की, और ये कहा कि आइन कहता है इंतखाबात होने चाहिए, तो फिर उस वक्त की हुकूमत को इलेक्शन सूट नहीं कर रहे थे, और उन्होंने फिर ये भोंडी हरकत की। और बाकी आपको पहले ही ये चीज़ें इल्म है कि इलेक्शंस की बात करना उस वक्त के दौर में किस लेवल के ऊपर खौफनाक था। आप चलते हैं जो दूसरी जो मिसकंडक्ट के हवाले से बात की गई है, इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहले ही इस मामले को या इस तरह के मामले को क्लोज कर चुकी है, और उस हवाले से एक तफसीली फैसला जो है वो PLD इस हवाले से मौजूद है। PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 241 ये उसका नाम है, नंबर है। तीसरी शिकायत ये है कि जज साहब ने ब्लैक इनकम यानी कि काला धन जो है उसको लीगल किया है, और ये कहा गया शिकायत के अंदर कि उन्होंने 47 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा और फिर 6 करोड़ रुपए में ये बेचा। इसकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि गुजरांवाला कैंट के अंदर जज साहब ने 2006 में जब वो प्रैक्टिस करते थे बतौर वकील, उन्होंने ये जज साहब ने ये प्लाट खरीदा था। फिर कई साल के बाद इस प्लाट को यानी कि 2021 में इन्होंने 2021 में इसको फरोख्त किया था। फिर कुछ अरसे बाद, उससे पहले इन्होंने इस घर को तामीर करवाया। लेकिन अगर आप अब भी अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के रेट्स हैं वो किस लेवल के ऊपर जाते हैं, और 2006 वाला अगर एक प्लाट 47 करोड़ का है, तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी इलाके में चले जाएं तो 2006 के बाद जब आप 2021 में बेचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये भी एक बड़ा भोंडा किस्म का इल्ज़ाम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इसके अंदर कोई गैर कानूनी चीज़ होती तो फिर वो समझें कि अगर तो काला धन था तो फिर उसको लीगल तरीके से जो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है या जो उसकी जो सेल डीड है वो क्यों करते। जो मुरवजा टैक्स थे वो भी पे किए गए, और तमाम जो मामला है या जो सेल परचेज का या फिर परचेज एंड सेल का था वो सारा मामला ये लीगल तरीके से हुआ है। तो खुद कि ये किस तरह का मतलब सिर्फ फरमाइशी ये काम किया जा रहा है। तीसरा इल्ज़ाम यह है कि उनके बेटों के हवाले से कहा गया कि उनके पास बतौर वकील केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और मनपसंद फैसलों के लिए फ्री कैन से पैसे लेते हैं। अब ये कहा क्या मतलब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है कि एक वकील के पास केस ज़्यादा है और किसी के पास केस कम है, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने पैसे दिए हैं या फिर पैसे लेके उन्होंने फैसले करवाए हैं। मतलब हवाई फायर के ऊपर तो आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोई सबूत पेश करना पड़ेगा। क्या कैपेसिटी है उनकी, फॉरेन एजुकेटेड है नहीं है, इसके ऊपर आप नहीं जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि वो कितने काबिल हैं या नहीं हैं, ये नहीं करेंगे कि वो जब अदालत में जो है वो पेश होते हैं तो फिर उनके दलाइल क्या होते हैं, उनके पास एविडेंसेस क्या होते हैं और किन बेसिस के ऊपर फैसले हो रहे हैं। बस ये कि उनके पास केसेस की तादाद ज़्यादा है लिहाजा इन्होंने पैसे लिए हैं। ये सबूत किधर है? अगर इतना बड़ा ही आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो बताएं कि किस अदालत ने कहा है कि वो पैसे देते हैं, किस फरीक ने कहा है, किसने इल्ज़ाम लगाया, वो बंदा पेश करें जिसने कहा है कि उन्होंने पैसे मुझसे लिए और फैसला मेरे हक में नहीं हुआ या फिर मेरे हक में फैसला कराया है। मतलब ये एक भोंडा किस्म का इल्ज़ाम है जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये सारा कुछ जलन में हो रहा है। एक और इल्ज़ाम भी ये है कि जज साहब के बेटे जिनका दफ्तर इवैक्यू ट्रस्ट बिल्डिंग यानी कि मतरूका वक्फ इमलाक लाहौर में उनका दफ्तर है, और उन्होंने ये दफ्तर जो है कानूनी चारा जुई से किराए से मुतालिक एक फ़ैसला अपने हक में कराया, तो इस वजह से उनको मिला। तो इसके हवाले से भी वजाहत ये है कि ये भी रिकॉर्ड के ऊपर आना चाहिए कि जज साहब का जो के बेटे का जो दफ्तर है वहाँ पर उनका जो किराया है वो मंथली 1.5 लाख रुपया देते हैं।
जबकि इसी बिल्डिंग के अंदर ये भी एक कुछ चीज़ें हैं फैक्ट के ऊपर हैं कि इसी बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं असर रसूख वाले जो सिर्फ 30,000 रुपये किराया दे रहे हैं। सो ये भी एक रिकॉर्ड किया गया। फिर एक और इल्ज़ाम लगाया गया कि बेनामीदार अकाउंट्स या फिर मामलात हैं, जायदाद के मालिक वो हो गए हैं। और इसके अंदर भी फिर वही हवाई फायर मारा गया, हवाई बातें की गई, नहीं बताया गया कि किस जायदाद कौन सी जायदाद है, किस बंदे का नाम है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई एविडेंस सबूत नहीं है। और मकसद सिर्फ ये है कि इज़्ज़त बिगाड़ना और पगड़ी उनकी उछाली जाए, इज़्ज़त उनकी ख़राब की जाए। और सिर्फ आइन की उन्होंने बात की इंतखाबात की। और एक और भी है मामला के जज साहब के एक रिलेटिव हैं, उनके 5 स्टार होटल के वो मालिक हैं और उनको शराब का लाइसेंस मिला। क्या कोई इंक्वायरी हुई, नैब की इंक्वायरी हुई और वो जज साहब और बेटों के असर रसूख पर वो बंद हो गई। मतलब इस तरीके से बात की गई, सुभान अल्लाह। मतलब इस तरह भूंडे इल्ज़ामात लगाना बगैर किसी सबूत के और सिर्फ इस वजह से कि वो कंट्रोल कर लिए जाएं, उनको कंट्रोल किया जाए या फिर ब्लैकमेल कर दिया जाए या फिर उनको निशान इबरत बनाया जाए कि आपने इंतखाबात की उस वक्त बात क्यों की। इसी तरीके से एक और इल्ज़ाम है जज साहब के ऊपर कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी में या फाउंडेशन में एक कनाल का प्लाट है। तो फैक्ट ये है कि ये प्लाट जो है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन को किस्तों के ऊपर मिलते हैं। ऐसे में इसमें क्या अनहोनी है? और रिकॉर्ड के मुताबिक अभी सिर्फ एक किस्त जमा हुई है, प्लाट अभी तक नहीं मिलेगा, ये नहीं पता कि वो कब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हाउसिंग फाउंडेशन जो है या सोसाइटी है कि कहा गया है कि जज साहब का उसके अंदर भी एक प्लाट है। और ये हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हर वकील और हर जज को वो प्लाट मिलते हैं और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। फिर कहा गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फाउंडेशन में एक फ्लैट का लिखा गया, ये भी सब मेंबरशिप मुलाजमीन को अदायगी पर मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। और रिकॉर्ड के मुताबिक ये फ्लैट अभी सिर्फ कागजों में है और इसकी भी सिर्फ एक किस्त अदा की गई है। एक ऐसे प्लाट का भी जिक्र किया गया जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब बेच चुके। एक ऐसा कह सकते हैं कि प्लाजा भी जो उनकी मिल्कियत लिख दिया गया और ये कहा गया कि जहाँ वो किराएदार थे, जब बतौर वकील प्रैक्टिस किया करते थे, तो उन्होंने फिर वो हासिल कर लिया। एक तो बात जहन में रखें कि शोबा कानून से ताल्लुक़ रखने वालों को पता है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो मुल्क के एक बड़े और नामवर। तो जनाब इसकी हकीकत ये है कि वो जो फ्लैट है वो उनके पास मिल्कियत के तौर पर नहीं था, वो पाकिस्तान के बड़े नामवर वकील थे। तो हर वकील जो है वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस या फिर कोई ऐसी फ्लैट या फिर ऐसी बिल्डिंग के अंदर ऑफिस बनाते हैं जहाँ पर काम किया जा सके। तो वो उन्होंने किराए पर ली थी और जितने भी मामलात हैं वो वहाँ से ही वो सारे करते थे। तो ये बात के उनकी मिल्कियत है ये दुरुस्त नहीं है। अच्छी फीस लेते थे तो अच्छा दफ्तर भी होता था। ये तो मतलब ये तो फैक्ट है, हकीकत है। और दूसरी बात ये कि जज साहब बड़े जो जब वो वकील थे तो बड़े नामवर वकील थे। वो ऐसे नहीं थे कि अपने भाई वकील जो हैं उनकी मुंशी बन के या फिर उनके ज़िम्मियाँ लिख कर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। फिर ये कहा गया कि एक घर जहाँ उनकी रिहाइश है, ये जायदाद उन्होंने जो है वो 2 जायदादें बेच कर बनाई। इसमें भी कोई कारनामा नहीं है शायद मेरे ख्याल में। एक बार ये बताएं तमाम जो सेल और परचेज़ हुई है, क्या जो रजिस्टर्ड सेल डीड है उसके तहत हुई है या और टैक्स अदा करके की गई या नहीं की गई? तो फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इल्ज़ाम क्या है। असल इल्ज़ाम जो है वो ये है कि इनके ऊपर यानी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये पीटीआई के हामी हैं और बाकी सियासी जमातों के मुखालिफ हैं। लेकिन मैं जो पहले ऑडियो लीक की वजह बता चुका हूँ कि इनके ऊपर इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि ये आइन और कानून असल जो इल्ज़ाम है, जो बेसिकली इनको तकलीफ़ है, वो ये कि ये आम इंतखाबात हों खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के अंदर, उस वक्त इन्होंने नोट क्यों लिखा था इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर कराने के लिए। और यही वजह है कि उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया गया और फिर शिकायत दी गई और जिस तरीके से स्पेशल ट्रीट किया गया, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ इस सारी सूरत हाल के अंदर मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज महफूज ना हो, उसमें हम लोग फिर क्या बेचते हैं। एक इल्ज़ाम ये भी है कि कोई जायद रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने जज साहब को
घर की तामीर के लिए सरिया यानी कि स्टील दिया है। इस पर भी हंसा ही जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज ईंटें और सरिया खरीद रहे हैं उनकी शिकायत के मुताबिक। अब देखा जाए तो मतलब किस लेवल के ऊपर मामला हैं, आप खुद अंदाजा लगा लें। कोई प्लाट 10% अदायगी पर किस्त पर लिया गया तो ये जुर्म हो गया। एक बात बार बार वो ये सब रिकॉर्ड पर टैक्स अदा करके सारी चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं, बावजूद उसके जो है वो सारा इनके खिलाफ ये सारा मामला किया जा रहा है। एक और इल्ज़ाम भी है, वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का इल्ज़ाम है, उसे घटिया लेवल के ऊपर भी कहें तो गलत नहीं होगा, कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब की साहबजादी की जो कॉलेज फीस है 10,000 पाउंड, वो कहा गया कि ज़ैद रफ़ीक साहब ने दी है। हकीकत ये है कि जज साहब ने ये जो फ़ीस अदा की है, जो कि सिटी यूनिवर्सिटी लंदन है, वो उन्होंने अपने जो ऑफिशियल बैंक अकाउंट है, या फिर यूँ कहें कि ज़ाती उनका जो बैंक अकाउंट है, उसकी से अदा की है। और 12,000 पाउंड की जो 6 सितंबर 2022 को जब एक किस्त उन्होंने 27 दिसंबर को की है, ये जज साहब की सैलरी अकाउंट से की गई हैं और कुछ उन्होंने ज़ाती अकाउंट से की हैं। लिहाजा ये इल्ज़ाम भी बड़ा भोंडा है। और बाकी इन्होंने ये जो रकम जो उन्होंने दी है, ये भी उन्होंने कर्जा उठाया है, एडवांस कर्जा उठाया हुआ है, और जिसकी वो किस्त माहाना अदा कर रहे हैं। और ये सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर भी है और FBR के अंदर भी मौजूद है। जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं जज साहब के ऊपर, अगर इनके ऊपर हमास जंग लड़ाई का जिम्मेदार भी अगर इनको करार दे दिया जाए तो वो भी इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो लगाया जा सकता है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बनाए गए हैं। और तो और अगर इंडिया में जो वर्ल्ड कप जारी है उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बाहर हो गई है, पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार भी जज साहब को बना दिया जाए तो गलत नहीं होगा। मज़ाहिर साहब का कसूर सिर्फ यह है कि उन्होंने आम इंतखाबात या फिर इंतखाबात जो पंजाब के अंदर उन्होंने नोट एक लिखा, वो बेसिकली कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ आइन के मुताबिक, बुनियादी तौर पर उनका ये कसूर है, बाकी सिर्फ कहानी है। अब कुछ चीज़ें जो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर जो एतराज़ात लगाए हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। पहला उन्होंने एतराज़ लगाया कि जस्टिस काजी फायज़ ने मेरी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मुखालफत की थी, और जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स और जस्टिस फायज़ का जो इख्तलाफी नोट है वो मांगने के ऊपर भी उनको नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो जस्टिस सरदार तारिक साहब हैं, पहले ही मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसल का इजलास बुलाने के लिए ख़त लिख चुके हैं, लिहाजा उनके ऊपर भी एतराज़ लगाया गया। और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 9 शिकायत मुबैना ऑडियो लीक की बुनियाद पर हैं। जस्टिस फायज़ और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो हैं वो ऑडियो लीक्स के अराकीन हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक्स कमीशन के एतराज़ का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी है। अभी मामला ज़ेर समाअत है तो कौंसल सुनने की मजाज नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अक्सरियत से सिर्फ हतमी राय सदर मुमलिकत को भिजवा सकती है। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये भी एतराज़ लगाया कि आइन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रूल्स बनाने की इजाज़त ही नहीं देता, जबकि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक जो हैं वो जुडिशल काउंसिल रूल्स को पहले ही गैर आइनी कह चुके हैं। अब उन्होंने कहा कि शोकाज नोटिस में अपना मौक़िफ़ तब्दील करने की दोनों जजेस ने कोई वजह नहीं बताई, और ये भी कहा कि शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बहस हुई, ना ही किसी से मालूमात ली गई। जस्टिस उन्होंने जो एतराज़ लगाया है मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कि जस्टिस जब सरदार तारिक के ख़िलाफ़ मामला आया था तो कौंसल ने शिकायत कुनंदा को ज़ाती हैसियत में तलब किया और शवाहिद मांगे, और उन्होंने कहा कि मेरे केस के अंदर ना तो शिकायत कुनंदा को तलब किया गया ज़ाती हैसियत में, और ना ही उनसे कोई शवाहिद मांगे फराम करने का कहा गया है। उन्होंने ये बड़ा अहम सवाल उठाया कि जो मौका जस्टिस सरदार तारिक साहब को दिया गया है वो फिर मुझे क्यों नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि शोकाज नोटिस में कोई इल्ज़ाम नहीं आयद किया गया, जबकि उन्होंने कहा 10 शिकायत में गैर संजीदा इल्ज़ामात हैं जिनकी शवाहिद भी मौजूद नहीं है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो जस्टिस सरदार तारिक साहब को मौका मिला है तो फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को क्यों नहीं दिया गया। दाल में कुछ काला है या फिर सारी दाल ही काली है। बुनियादी तौर पर जस्टिस काजी फायज़ के खिलाफ जब रेफरेंस आया था उसके अंदर जो तकाजे या फिर जो मामलात बनाए गए थे तो फिर वो अब क्यों तब्दील कर दिए गए हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चन हैं, और सीधी सी बात है
मेरा वीलाग कुछ लंबा हो गया, लेकिन सीधी सी बात यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो आइन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, आइन की अमलदारी की बात कर रहे हैं, इंतखाबात की उन्होंने बात की थी, और इस वजह से उनके खिलाफ झूठा, बेबुनियाद, फैक्चुअली इनकरेक्ट किस्म का और बेसलेस किस्म का जो रेफरेंसेस भिजवाए गए हैं मुस्लिम लीग नून स्पॉन्सर्ड किस्म के, इससे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ तो कोई बात सामने नहीं आएगी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और मुस्लिम लीग नून के जो सोच रखने वाले जजेस और वकला हैं, वो पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर गंदे भी होंगे और उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ जज जिन्होंने आइन की बात की थी, उनके खिलाफ ये रेफरेंस उन्होंने बनाया। अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।